हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है वेक्टर चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बार उनको बोर्ड पे लिख लेते हैं और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उस टॉपिक्स का करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज वेक्टर चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सेकंड टॉपिक जो होगा वो है हमारा कि वेक्टर का टाइप्स क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। और थर्ड में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो कंक्लूड करेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस तीनों टॉपिक के बाद हम अपने वीडियो को आज एंड करेंगे। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड करो, भाग जा रही हो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब है वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो लाइन खींचना पड़ता है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, एक एरो लाइन से। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, एक एरो लाइन से। एरो लाइन का ये वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और एरो के इस वाले पार्ट को कहते हैं टेल। बेसिकली जो हेड होता है वो हमें क्या बताता है, इट गिव्स डायरेक्शन। क्या चीज का डायरेक्शन, तो वेक्टर का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, जो वेक्टर है, जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम फाइंड किए उसका डायरेक्शन क्या है उसके बारे में बताता है। बेसिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर लाइन खींच देते थे और उसको रिप्रेजेंट कर देते थे। जैसे कि मान लीजिए हम बोले फोर्स है 2 न्यूटन का टुवर्ड्स ईस्ट। क्या है, फोर्स। एक फोर्स है 2 न्यूटन का किसके तरफ, ईस्ट के तरफ। तो हम लोग स्केल से नापते हैं। तो मान लीजिए स्केल में तो 2 न्यूटन हम लोग क्वांटिटी मिलेगा नहीं, तो मान लीजिए हम लोग 2 सेंटीमीटर को कह देते हैं कि वो 2 न्यूटन है। 2 सेंटीमीटर को क्या कह देते हैं, 2 न्यूटन। ठीक है, तो हम 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं और इसको क्या बोल देते हैं कि ये 2 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की ओर। ठीक है, तो ऐसे अगर बड़े बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ तो 2 न्यूटन था तो स्केल के द्वारा कर लिए, लेकिन और भी बड़ा बड़ा क्वांटिटी होता तब क्या करते। तो उसके लिए क्या किया गया कि जब भी हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम लिख के उसके ऊपर क्या लगा देना है, एक ऐसे छोटा सा एरो लाइन लगा देना है। जैसे ही हम ये एरो लाइन लगाएं, ये क्या बता देगा, ये बोल देगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इससे क्या पता चल जाएगा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो कभी भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लाइन लगा देना, जिससे क्या पता चल जाएगा वो एक वेक्टर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर थी। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं डायरेक्शंस का बात। थोड़ा डायरेक्शंस का बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्शन का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन 4 होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, 4 होता है। इधर की ओर ईस्ट, इधर की ओर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। इसके जस्ट 45 डिग्री पे, इसके जस्ट 45 डिग्री पे ये जो डायरेक्शन होता है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और इसके जस्ट 45 डिग्री पे ये जो डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसके भी जस्ट 40 डिग्री पे क्या होता है, ये साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट। बेसिकली इसको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, कह देगा कि रिप्रेजेंट कीजिए वेक्टर को। मान लीजिए हमको कहेगा रिप्रेजेंट करना है किसी के वेलोसिटी को जो कि 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है टुवर्ड्स
2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हमें मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि 2 मीटर चल रहा है, कहां चल रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इसे बोलेगा कि रिप्रेजेंट करना है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है और कितना चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक एंगल भी दे देगा, मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है 30 डिग्री से, कहां से कहां तक, नॉर्थ से ईस्ट तक, मतलब ईस्ट से वो कहां जा रहा होगा, नॉर्थ तक जा रहा होगा, नॉर्थ की ओर जा रहा होगा, और कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री हम बना देंगे, और ये जो लाइन होगा ये 2 मीटर का बना देंगे, यही जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 30 डिग्री कहां की ओर बढ़ा, नॉर्थ की ओर बढ़ा। तो जब भी ऑफ के बाद जो है उसी के साथ क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था और कितना डिग्री एंगल बना रहा था, 30 डिग्री। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहां बोल देगा 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कितने डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है, और कैसे लग रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये किधर बनेगा, तो ये जो है 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट किधर है, ये साइड है, इस साइड से नॉर्थ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ये मेरा 2 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है मेरा एंगल रिप्रेजेंट करेगा, और ये लाइन किधर से किधर जा रहा है, वेस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कहां, नॉर्थ तक। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, तो हम लोग को बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहा है कि इस लाइन को रिप्रेजेंट कीजिए जिसका एंगल इतना है और वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट जा रहा है, साउथ ऑफ ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट जा रहा है, या ईस्ट ऑफ साउथ जा रहा है, जिसके ऑफ के बाद जो लगा हुआ हो, ऑफ के बाद जो भी डायरेक्शन हो उससे एंगल बना देना है, और बाकी जैसे है वैसे रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब जो है रिप्रेजेंटेशन यहीं तक था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे फर्स्ट वेक्टर का, जिसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। सबसे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर होता क्या है, तो आप नाम पढ़िए, क्या है नाम, इक्वल और वेक्टर। वैसा वेक्टर जो कि क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि वेक्टर में क्या क्या होता है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी। तो कोई भी वेक्टर इक्वल वेक्टर कैसे होगा, तो किसी भी वेक्टर को इक्वल अगर होना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड को भी इक्वल करना पड़ेगा और उसके डायरेक्शन को भी, क्योंकि वेक्टर कभी अकेले मैग्नीट्यूड से ही नहीं होता है। वेक्टर में क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। तो जब किसी भी वेक्टर जब इक्वल होता है तो उसका क्या कंडीशन होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। जैसे उसका एग्जांपल हम बोले कि 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है ईस्ट की ओर, और एक और फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन किधर की ओर, ईस्ट की ओर। तो ये दोनों वेक्टर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, ईस्ट और ईस्ट, वो भी इक्वल है। तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब हो सकता है, तो जब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। ठीक है, यहां तक क्लियर, इक्वल वेक्टर के बाद समझ लिए। अब आते हैं इसका थोड़ा सा जस्ट अपोजिट,
इसका थोड़ा सा अपोजिट पे आते हैं। उस वेक्टर का नाम है नेगेटिव वेक्टर। उस वेक्टर का नाम है नेगेटिव वेक्टर, या इसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे मान लो हम उस समय बताया, जस्ट बताया कि वेक्टर को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तभी कोई क्वांटिटी वेक्टर होगा। ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर क्वांटिटी को क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो मान लीजिए किसी एक क्वांटिटी है, जैसे फोर्स थी, जैसे पिछला एग्जांपल में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दो अलग अलग बॉडी पे, लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या हो रहा था, दोनों का डायरेक्शन क्या था, एक ही था। निगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होगा, या निगेटिव वेक्टर में क्या होगा, अगर एक का डायरेक्शन ईस्ट है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, मतलब वेस्ट। अगर डायरेक्शन नॉर्थ होता है तो उसका अपोजिट साउथ, साउथ होता तो नॉर्थ, वेस्ट होता तो ईस्ट। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल, और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट, वैसा वेक्टर जो है निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो इसे निगेटिव वेक्टर क्यों कहते हैं, तो इसे निगेटिव वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन बदलने के कारण क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू जब होगा। तो ए इक्वल टू ए तो रहेगा, बट कैसे रहेगा, निगेटिव में, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और इक्वल वेक्टर में क्या था, ए इज इक्वल टू ए ही था, जो वेक्टर था वो इक्वल था। लेकिन नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट के कारण इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। चलिए ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो पैरेलल वेक्टर को समझने के लिए पैरेलल लाइन को जानना पड़ेगा। पैरेलल लाइन कैसा होता है, दो लाइन इक्वली जा रही हो और उस दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री। तो वैसा दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो मान लीजिए एक वेक्टर ईस्ट की ओर जा रही थी, एक वेक्टर नॉर्थ की ओर जा रहा था। अच्छा, इसके टेल से टेल को जोड़ते हैं। टेल से टेल जोड़ने पे क्या पता चला, इस दोनों के में कितना का एंगल बन रहा है, थीटा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब 180 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जिसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए दो और तरह का वेक्टर पढ़ते हैं। एक होता है कॉलिनियर वेक्टर और एक होता है कोप्लानर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़े थे कि कॉलिनियर लाइन क्या होता है, कॉलिनियर लाइन होता है कि एक लाइन पे ही 2-3 लाइन मर्ज कर रही हो। मतलब अगर एक बड़ा सा लाइन है तो इसी लाइन पे एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक ही लाइन पे हो। ठीक है, उसी तरह कॉलिनियर वेक्टर का क्या मतलब है कि एक ही लाइन पे क्या हो, वेक्टर ए भी हो, वेक्टर बी भी हो, वेक्टर सी भी हो। तो वैसा वेक्टर क्या कहलाएगा, कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा, जब कोई भी 3-4 वेक्टर एक ही लाइन पे हो। तो कोप्लानर क्या होगा, तो मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है। ये सारा वेक्टर कहां है,
ये सारा वेक्टर जो है एक सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, एक सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये कैसा वेक्टर हो जाएगा? कोप्लानर वेक्टर। जब बहुत सारा वेक्टर का प्लेन क्या हो जाए, सेम प्लेन पे लाई कर रहा हो, वो कैसा वेक्टर होगा? कोप्लानर वेक्टर। जैसे कि ये x, ये x डैश, ये y डैश, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले प्लेन पे बहुत सारा वेक्टर लाई कर रहा है, तो ये सारा वेक्टर क्या हो गया? सेम प्लेन पे हो गया। तो वो सारा वेक्टर जो कि सेम प्लेन पे लाई करे उसे कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, और सेम लाइन पे 2-3 वेक्टर लाई करे तो उसे कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है वेक्टर चैप्टर में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो वेक्टर से जस्ट अपोजिट हो गया। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एरो लाइन देकर। और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी ए वेक्टर पे ऐसे कैप देके उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप जैसा बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, ये जो है नॉर्मल वेक्टर, और वो ये क्या है? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? अब ये बात है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट का मतलब क्या? यूनिटी। जिस वेक्टर का जो वेक्टर यूनिटी के इक्वल हो वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट क्या है वेक्टर चैप्टर में? तो बेसिकली इसका एक ही काम है कि ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताने में मदद करता है। ये क्या बताने में मदद करता है? डायरेक्शन बताने में। ठीक है, यूनिट वेक्टर समझे। अब एक वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? तो जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, जीरो और वेक्टर। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाए वो जीरो हो जाए वो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो इसका यूज कहाँ है? तो जीरो वेक्टर का बेसिकली यूज है जब हम लोग पढ़ेंगे अपने क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वहां पे जीरो वेक्टर बहुत ही यूज होगा। वेक्टर का एक अलग टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसमें जानेंगे। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया जीरो वेक्टर। और ये कुछ टाइप से वेक्टर की जो हम लोग को बेसिकली जानना था, जो कि समझना था, जिसमें कि यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेक्टर चैप्टर में, जिसको जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो अब जैसा कि हम बोले थे कि अपना लास्ट टॉपिक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब वो जानते हैं, वो क्या है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि हम अभी वीडियो स्टार्ट होने में कहे थे कि लास्ट हम कंक्लूड क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस लेसन को, इस वेक्टर के इस पार्ट को, इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पढ़िए, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर ऑन 2 पाई। हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई क्या होता है? 360। तो किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो उसका जो है वैल्यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वेक्टर के 360 रोटेशन में वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये है सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है पैरेलल शिफ्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको क्वेश्चंस बनाने में भी हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो कि यहां पे है, ठीक है। तो इस वेक्टर को अगर हम यहां से थोड़ा सा उठा के ओरिजिन पे रख के ए ड्रॉ कर दें उसके जस्ट पैरेलली, तो इससे वेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो किसी भी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग, मान लीजिए एक वेक्टर यहां है तो उसको थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर दें
तो उससे वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, अलाउड है। वेक्टर क्वांटिटी का पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, अलाउड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मान लीजिए दो वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिया है, तो इस दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस दोनों के वेक्टर का एंगल कैसे पता चलेगा, एक एंगल इधर भी बन रहा है और एक एंगल इधर भी बन रहा है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है जब वो ज्वाइंट होगा टेल टू टेल, तो क्या होगा, जो सबसे स्मॉलर एंगल होगा वही होगा। जब ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होगा तो इस दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वही इस वेक्टर का एंगल होगा। मान लीजिए इसके दोनों के बीच में 60 डिग्री था और ये पूरा सम 360 होता है, तो 360 में 60 गया तो क्या हुआ, ये 300। तो कौन सा एंगल रेलेवेंट है, तो 60 डिग्री जो है ये दोनों वेक्टर का एंगल होगा। इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर का जो एंगल होता है, थीटा होता है, वो या तो 0 डिग्री या उससे इक्वल होता है और 180 डिग्री के इक्वल है, उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर का। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे, आज के लेसन में हम लोग क्या जाने, सबसे पहले हम लोग सीखे कि रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का कैसे कर सकते हैं, फिर हम लोग कुछ टाइप जाने वेक्टर का, और उसके बाद लास्टली हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट किए, और इसी पॉइंट्स के साथ हम वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, थैंक यू।